आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी। वही चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 18। क्या थ्रू करेंगे? लेक्चर 18। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 21 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। मीन्स हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या कर रखा है, पहले 2 लेक्चर में पढ़ रखा है। आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 3 को। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आर्टिकल 22। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है राइट टू लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे दिया राइट टू लाइफ। अब जिसको डेथ की ज़रूरत है, जैसे हो गया यूथोनेसिया, जिसको अब डेथ की ज़रूरत है, जो कि अब मरना चाहता है, उसके लिए संविधान ने क्या नियम बनाया है, या उसके लिए संविधान ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। इसका मतलब है राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू डेथ। राइट टू लाइफ का क्या मतलब है? राइट टू डेथ। इन पी रत्नम केस में क्या हुआ था? द कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू डेथ। कोर्ट ने क्या बोला कि राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू डेथ। वेयर इन ज्ञान कौर केस में क्या बोला कोर्ट ने? कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ डज नॉट मीन द राइट टू डेथ। देखिए कोर्ट अपने बात को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पहला क्या हुआ? पहला पी रत्नम केस में क्या बोला कोर्ट ने कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू डेथ। उसके बाद ये हुआ 1994 की बात है, ये 1994 की बात है। और 1996 के बाद क्या हुआ ज्ञान कौर केस में कि द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ डज नॉट मीन्स राइट टू डेथ। राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू डेथ नहीं है। इसलिए सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड, दैट इज इट क्रिमिनलाइजेज अटेम्प्ट टू सुसाइड वाज हेल्ड वैलिड। मीन्स देखिए सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी का सेक्शन 309 ये क्या बोलता है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड अगर है तो वो क्या है? वो क्रिमिनलाइज्ड है। वो आप क्या कर रहे हो? अगर अटेम्प्ट कर रहे हो सुसाइड का, अटेम्प्ट टू सुसाइड, अगर आप मर गए लोग तो वो तो ठीक है, और अगर बच गए तो उसको उठा करके क्या कर दिया जाएगा? उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए अब सुसाइड करने लोग क्यों जाता है? सुसाइड लोग, नॉर्मल लोग तो सुसाइड करने जाते नहीं। नॉर्मल लोगों को तो कोई मतलब है नहीं सुसाइड से, ठीक है। तो वही लोग जाते हैं जिनका मेंटल हेल्थ में बहुत चीज़ें चल रही होती है, जिनका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, वही लोग जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मान लीजिए वो एक तो बहुत चीज़ों से पहले ही जा रहा है। कोई नॉर्मल इंसान सुसाइड के लिए नहीं जाएगा। सुसाइड के लिए वही लोग जाएगा जिसका मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुका है, या मेंटल हेल्थ उसका स्थिति सही नहीं है, वही जाएगा सुसाइड करने। अब देखिए अब 1996 में कोर्ट ने क्या बोला कि अगर आप सुसाइड करने जा रहे हो, अगर आप बच गए, आपको उठा करके कहाँ डाल दिया जाएगा? आपको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, और उसका मेंटल हेल्थ बर्बाद हो गया, ठीक है। इन द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2016 द पार्लियामेंट सपोर्ट्स पीपल कमिटिंग सुसाइड। देखिए मेंटल हेल्थ एक्ट 2016 में क्या हुआ? पार्लियामेंट ने क्या सुसाइड किया? पार्लियामेंट ने क्या सपोर्ट किया? पार्लियामेंट ने सपोर्ट किया कि आप क्या कर सकते हैं? सुसाइड कर सकते हैं। मीन्स अब ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब हर कोई जाकर के सुसाइड कर रहा है। अब ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है कि आपका अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं है, आप अगर सुसाइड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप सुसाइड कर सकते हैं। मीन्स सुसाइड के सपोर्ट में आ गया पार्लियामेंट बेसिकली, ठीक है। इन भारतीय न्याय संहिता द पार्लियामेंट डीक्रिमिनलाइजेज सुसाइड। भारतीय न्याय संहिता BNS में द पार्लियामेंट डीक्रिमिनलाइजेज सुसाइड। पार्लियामेंट ने क्या किया? BNS में पार्लियामेंट ने क्या किया कि सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। बट सेक्शन 224 मेक्स सुसाइड एन ऑफेंस इफ डन टू रिस्ट्रेन और कंपेल पब्लिक सर्वेंट फॉर देयर ड्यूटी। देखिए एक तो ये बात हो गया 309 के आईपीसी में क्या बोला? इसको क्रिमिनलाइज कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2016 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में पार्लियामेंट ने क्या सपोर्ट किया कि सुसाइड ठीक है, वो डीक्रिमिनलाइजेज, मतलब वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको भारतीय न्याय संहिता में क्या बोला? BNS में क्या बोला? पार्लियामेंट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया सुसाइड को। बट सेक्शन 224
मेक सुसाइड एन ऑफेंस। लेकिन क्या होता है, लेकिन सेक्शन 2224 क्या बोलता है, अगर आप सुसाइड कर रहे हो तो वो एक ऑफेंस है, वो एक क्राइम है, इफ़ डन टू रीस्ट्रेन और कंपेल पब्लिक सर्वेंट फॉर देयर ड्यूटी। किस लिए किया गया हो सुसाइड? इसलिए सुसाइड किया गया हो कि आप क्या कर रहे हो, पब्लिक सर्वेंट को उसके ड्यूटी से कंपेल कर रहे हो और रिस्ट्रेन कर रहे हो। तो वो क्या होगा, वो सुसाइड क्या होगा, वो सुसाइड क्या होगा, एक क्राइम होगा। वो सुसाइड क्या होगा, एक क्राइम होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इथोनेसिया पे। इथोनेसिया है क्या? इथोनेसिया है गुड डेथ। इथोनेसिया का क्या मतलब है? इथोनेसिया का मतलब है गुड डेथ। द टर्म इथोनेसिया मीन्स ए पर्सन सीक्स टू एंड हिज लाइफ डेलिबरेटली। एक पर्सन क्या चाहता है, अपने लाइफ को डेलिबरेटली एंड करना चाहता है, अपने लाइफ को डेलिबरेटली ख़त्म करना चाहता है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इथोनेसिया। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं इथोनेसिया। इट मीन्स द एक्ट ऑफ टेकिंग अवे लाइफ टू रिलीव सफरिंग। देखिए, बहुत सारी ऐसी बीमारी है हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में, ऐसे बहुत सारी बीमारी है जिसके कारण कि क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा कष्ट में होता है। पेशेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट में होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो चाहता है कि हमें क्या हो, हमें इथोनेसिया मिले। इथोनेसिया मीन्स हमारे पास ऐसा अधिकार हो कि हम जान ले सकते हैं, अपना जान क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ताकि हमें क्या मिले, सफरिंग से रिलीफ मिले। ये बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जो क्रोनिक ऐसा कंडीशन है कि जो बहुत टाइम से चली आ रही है और फैमिली क्या हो रहा है, फैमिली उन चीज़ों को नहीं ले पा रहा है। फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन, देखिए मेडिकल कंडीशन, मेडिकल ट्रीटमेंट अभी के टाइम में बहुत महंगा है। अभी के टाइम में मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। ऐसा नहीं है कि हाँ फीवर है, खांसी है तो एक दवाई लेने से ख़त्म हो गया। वो बहुत क्रोनिक टाइम से चली आ रही है, बचपन से चली आ रही है वो चीज़ें। ठीक है, किसी में ऐसा कंडीशन है उसका लाखों करोड़ों का खर्चा है। जब लाखों करोड़ों का खर्च है या फैमिली जब वो उन चीज़ों को बियर नहीं कर पाती है तो वो चाहती है क्या, हमें इथोनेसिया मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, हमें डिलीवरेटरी डेथ मिल जाए। हम अपना लाइफ को डिलीवरेटली क्या करना चाहते हैं, अपना लाइफ को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, एक्टिव यूथनेसिया मीन्स टेकिंग समवन्स लाइफ बाय गिविंग हिम सम लीथल इंजेक्शन। देखिए, इसमें भी दो बातें हो गई। यूथनेसिया में भी दो बातें हो गई। क्या क्या बातें हो गई? एक्टिव यूथनेसिया और एक पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया का क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या दिया जाता है, लीथल इंजेक्शन दिया जाता है, लीथल इंजेक्शन दिया जाता है। पैसिव यूथनेसिया में क्या है, पैसिव यूथनेसिया में आपको मिलेगा कि आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको विथड्रॉ कर लिया जाएगा। विथड्रॉ ट्रीटमेंट, जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको विथड्रॉ कर दिया जाएगा। उसको पैसिव ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या चाहता है, एक्टिव यूथनेसिया मीन्स टेकिंग समवन्स लाइफ बाय गिविंग सम लीथल इंजेक्शन। मीन्स किसी के लाइफ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लीथल इंजेक्शन उसमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब पैसिव यूथनेसिया क्या है? पैसिव यूथनेसिया किलिंग समवन बाय विथड्रॉइंग द मेडिकल सपोर्ट ऑफ ए टर्मिनली इल पेशेंट। जो भी टर्मिनली इल पेशेंट है उसका मेडिकल कंडीशन क्या करना है, विथड्रॉ कर लेना, उसका मेडिकल कंडीशन को स्टॉप कर देना है। तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पैसिव यूथनेसिया से ख़त्म हो जाएगा। इन द अरुणा शानबाग केस में क्या हुआ, द कोर्ट हेल्ड दैट इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू डाई विद डिग्निटी। अरुणा शानबाग केस में 2011 में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला कि इंडिविजुअल्स जो मरना चाहते हैं वो क्या हो, वो डिग्निटी के साथ मरे। बट अरुणा शानबाग कैन नॉट बी गिवन इथोनेसिया ड्यू टू मेडिकल रीजन। लेकिन अरुणा शानबाग भी यही चाहते थे कि हमें क्या मिले, हमें यूथनेसिया मिले। ठीक है, हमें क्या मिले, हमें यूथनेसिया मिले। अरुणा शानबाग केस में क्या हो, अरुणा शानबाग क्या चाहते थे कि हमें क्या मिले, हमें यूथनेसिया मिले ताकि हम क्या करें, डिग्निटी के साथ मर सकें। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने क्या हुआ, कोर्ट ने 2011 में कोर्ट का जब जजमेंट आया अरुणा शानबाग के बारे में, जब ये जजमेंट आया तो कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है आप मर सकते हो लेकिन अपने डिग्निटी के साथ मर सकते हो। लेकिन अरुणा जो मरे थे वो मेडिकल कंडीशन के कारण मरे थे, वो यूथनेसिया के कारण नहीं मरे थे। इट इज़ अलाउड ऑन द कंसेंट ऑफ ए पर्सन। ये कब अलाउ किया जाएगा, यूथनेसिया कब अलाउ किया जाएगा, ऑन द कंसेंट ऑफ पर्सन या नियर रिलेटिव। या तो उसी पर्सन का कंसेंट हो या तो नियर रिलेटिव का कंसेंट हो, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट। ये तीन चीज़ जरूरी है। यूथनेसिया अगर आपको चाहिए तो तीन चीज़ें चाहिए,
या तो कंसेंट चाहिए सेम पर्सन का, या उसका क्लोज रिलेटिव का कंसेंट चाहिए, या हाई कोर्ट से आपको रिकमेंडेशन आए कि हाँ आप इसको पैसिव यूथनेसिया दे सकते हैं या यूथनेसिया दे सकते हैं। आफ्टर द शानबाग केस द सुप्रीम कोर्ट इन 2018 केम अप विथ ए सेकेंड जजमेंट। शानबाग केस के बाद सुप्रीम कोर्ट सेकेंड जजमेंट पे आए इन द कॉमन काउज केस। कौन से केस में? कॉमन काउज केस 2018 में, वेयर द कोर्ट केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल फॉर पैसिव यूथनेसिया। देखिए 2018 में 2011 के बाद 11 में कोर्ट ने क्या बोल दिया कि आप मर सकते हैं लेकिन डिग्निटी के साथ मर सकते हैं। आप क्या हो सकते हैं, आपको अगर यूथनेसिया चाहिए तो वो मिलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए वो यूथनेसिया विथ डिग्निटी होना चाहिए। मीन्स आपको डिग्निटी के साथ मरना है, ठीक है। कोर्ट ने 2018 में क्या बोला? कोर्ट ने 2018 में क्या बोला कि अगर आपको चाहिए, सेकंड जजमेंट में कोर्ट ने बोला कि अगर आपको यूथनेसिया चाहिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको लिविंग विल बनाना पड़ेगा। पैसिव यूथनेसिया अगर चाहिए तो कोर्ट ने क्या लाया? एक कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल का कॉन्सेप्ट लाया पैसिव यूथनेसिया के लिए। अब पैसिव यूथनेसिया इज लीगली परमिटेड इन इंडिया अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। पैसिव यूथनेसिया को क्या कर दिया गया? लीगली परमिट कर दिया गया। किसके अंडर? स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अंदर क्या कर दिया गया? इसको परमिट कर दिया गया। पैसिव यूथनेसिया का मतलब है कि आपका जो लाइफ लिया जा रहा है वो किस तरीके से लिया जा रहा है? वो लिया जाएगा आपका जो मेडिकल कंडीशन है, मेडिकली जो है उसको टर्मिनेट कर देगा। जो भी मेडिसिन चल रही है उसको टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। लिविंग विल इज एन एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव गिवन बाय पर्सन्स हिमसेल्फ वॉलंटरली इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस एंड सर्टिफाइड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए लिविंग विल इज एन एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव, मीन्स ये एक मेडिकल डायरेक्टिव होगा गिवन बाय पर्सन हिमसेल्फ वॉलंटरी। या तो पर्सन खुद से दे, पर्सन क्या करे? पहला नंबर है पर्सन क्या करे? खुद से दे। इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस, दो विटनेस के प्रेजेंस में, एंड सर्टिफाइड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दो विटनेस के प्रेजेंट होना चाहिए, पर्सन खुद से लिखे। पहली बात तो है पर्सन खुद से लिखे वो विल। दूसरी बात है कि दो विटनेस होना चाहिए वहाँ, और तीसरी बात है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट से सर्टिफाइड होना चाहिए। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए लिविंग विल के लिए, ठीक है। बट इफ़ ए पर्सन इज इनकेपेबल, लेकिन क्या है, अगर पर्सन क्या हो गया? इनकेपेबल हो गया लिविंग विल देने के लिए, देन द क्लोज रिलेटिव्स एंड ए टीम ऑफ डॉक्टर्स कैन रिक्वेस्ट द हाई कोर्ट टू अलाउ पैसिव यूथनेसिया। देखिए अगर ये तो बात हो गई कि जहाँ लिविंग विल मिल गया, लिविंग विल जहाँ है वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? लिविंग विल किसके सामने लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा टू विटनेस होना चाहिए, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट से क्या होना चाहिए? सर्टिफाइड होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन इनकेपेबल है ऐसे विल देने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक क्लोज रिलेटिव के सामने एक टीम ऑफ डॉक्टर्स बुलाया जाएगा, और वो क्या करेंगे? वो डॉक्टर्स क्या करेंगे? वो क्लोज रिलेटिव क्या करेंगे? दोनों मिल करके हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे ताकि पैसिव यूथनेसिया मिल जाए। वो क्या करेंगे? हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे ताकि पैसिव यूथनेसिया मिल जाए। एक्सपर्ट एडवाइस ऑफ मेडिकल बोर्ड इज रिक्वायर्ड। देखिए अब उसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड का भी एडवाइस चाहिए ताकि क्या हो सके, वो विल जो है वो विल मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? विल मतलब हम लोग बोल सकते हैं जैसे हम लोग जायदाद के लिए विल नहीं बनाते, वही है विल। जायदाद के लिए हम लोग लिख के देते हैं कि ये इसके इतने में जाएगा, ये इसके इतने में जाएगा। उसी तरह के है लिविंग विल कि हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से मरना है या इस तरीके से काम करना है, हमारा जो भी डाई हो या डेथ हो वो क्या हो? विथ डिग्निटी हो। तो यही है लिविंग विल, ठीक है। करंटली कंट्रीज लाइक नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड अलाउ एक्टिव यूथनेसिया। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है? नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड क्या यूज कर रहा है? अलाउ कर रहा है एक्टिव यूथनेसिया को। वेयर एज साउथ कोरिया, इंडिया अलाउ पैसिव यूथनेसिया। जहाँ पर की बात है साउथ कोरिया की और इंडिया की, वो क्या करता है? पैसिव यूथनेसिया को अलाउ करता है, ठीक है। करंटली मेडिकल हेल्थ केयर एक्ट 2016 है डिक्रिमिनलाइजेज सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। मतलब सेक्शन 309 आईपीसी क्या बोल रहा था? आईपीसी का सेक्शन 309 बोल रहा था कि आप अगर सुसाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा? वो होगा आप एक क्रिमिनल वाला काम कर रहे हैं, क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? मेडिकल हेल्थ केयर एक्ट के कारण, मेडिकल हेल्थ केयर एक्ट 2006 के कारण क्या हो गया? सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी ये क्या करता है? ये करता है डीक्रिमिनलाइजेज ऑफ सुसाइड। मीन्स उसको सुसाइड को क्या करता है? डीक्रिमिनलाइज करता है। मीन्स आप अगर सुसाइड करना भी चाहते हैं
आप कर सकते हैं, उसमें कोई क्रिमिनल वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे की बात करते हैं, कैपिटल पनिशमेंट। आगे क्या बात करेंगे? आगे बात करेंगे हम लोग कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस। कैपिटल पनिशमेंट क्या है? कैपिटल पनिशमेंट है आपका डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस मीन्स मौत की सज़ा। इन जस्टिस सिस्टम में क्या है, 3 तरीके से क्या होता है, जस्टिस जुडिशरी क्या करता है, आपको सज़ा देता है। पहला है रेट्रीब्यूटिव, दूसरा है रिफॉर्मेटिव, तीसरा है रेस्टोरेटिव। रेट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है कि जिसने जैसा किया उसको वैसा ही सज़ा मिलेगा। किसी ने अगर किसी का मर्डर किया है उसका मर्डर कर दो, किसी ने किसी का अगर रेप किया है तो उसका मर्डर कर दो, किसी ने अगर चोरी किया है तो उसको उसी के अनुसार उसका सज़ा मिले। मीन्स आई फॉर एन आई, मीन्स जैसे को तैसा मिले। ठीक है। दूसरा तरीका है सज़ा देने का, दूसरा तरीका है सज़ा देने का रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव का क्या मतलब है कि उसको एक चांस देना चाहिए कि वो क्या करे, वो रिफॉर्म हो सके। उसको एक चांस देना चाहिए कि वो जो क्रिमिनल है वो रिफॉर्म हो सके। मीन्स वो उसको सज़ा, उसको गलती का एहसास हो और वो उस गलती से क्या कर सके, सीख सके कुछ चीज़ों को और वो सुधर सके। ठीक है। तीसरा है रेस्टोरेटिव। रेस्टोरेटिव मतलब रिस्टोरिंग द पीस। मीन्स क्या है कि आपको पीस रिस्टोर करना है, मीन्स शांति रिस्टोर करना है। बाद में क्या करना है, बाद में शांति रिस्टोर करना है। ठीक है। अब देखिए क्या ये रेट्रीब्यूटिव क्या था। रेट्रीब्यूटिव जो पनिशमेंट होता था ये एंशिएंट के टाइम पे होता था, ये एंशिएंट में होता था। मीन्स ये कब होता था आपका, ये पुराने टाइम पे होता था कि हाँ चलो जैसे को तैसा मिल गया। अब कैपिटल पनिशमेंट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। कैपिटल पनिशमेंट क्या है, मौत की सज़ा क्या है, ये रेट्रीब्यूटिव जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट है। विच हैज़ बीन अंडर डिबेट सिंस डिकेड्स। मीन्स जो कि बहुत डिकेड से डिबेट में है कि रेट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम डिस्कस करने चलें तो यहाँ पर 2 केस बनता है। क्या क्या केस बनता है, एक तो क्या करना है, एक तो हर एक में आपको क्या करना है, हर एक में मौत की सज़ा देना है, डेथ सेंटेंस हर एक में देना है और एक में नहीं देना है। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए हम हर एक चीज़ों में, हर एक क्राइम में डेथ सेंटेंस देने लग गए तो क्या हो जाएगा, डेथ सेंटेंस अगर हर एक क्राइम में देने लग गए फिर तो ये भी गलत है। फिर तो हमारा आर्टिकल फंडामेंटल राइट टू लाइफ इम्प्रिंज हो रहा है। ये हमारे पास क्या अधिकार है किसी को हमेशा डेथ सेंटेंस देने का। अगर हम नहीं देने लग गए तो क्या होगा, नहीं देने लगेंगे तो क्राइम बढ़ जाएगा। अगर हम किसी को सज़ा देंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, वो क्राइम बढ़ने लग जाएगा। उसके बाद फिर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने तीसरा चीज़ ये लाया कि क्या करना पड़ेगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन लाना पड़ेगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में क्या हो जाएगा कि जिसने उस तरह का क्राइम किया है जो कि माफ़ी के लायक नहीं है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें डेथ सेंटेंस देना पड़ेगा। मीन्स हर एक में डेथ सेंटेंस नहीं देना है या हर एक में देना है। तो उसका बीच का एक सॉल्यूशन ये आया कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि उसने कैसा क्राइम किया है, क्या वो माफ़ी लायक है या फिर वो सुधरने लायक है, तो ही हमें क्या करना पड़ेगा, डेथ सेंटेंस देना पड़ेगा। ये कोर्ट ने एक तीसरी चीज़ लाई बीच की, इन दोनों के बीच की। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह केस में क्या बोला 1980 में, केम अप विद द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन। क्या किस पे आया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन पे। कि मतलब देखना पड़ेगा हमें कि हाँ वो क्राइम कैसा है, वो क्राइम किस तरीके से किया गया है, किस मोटिव से किया गया है, क्यों किया गया है। ठीक है। ये सारी चीज़ों को देख करके हम क्या करेंगे, डेथ पेनल्टी देंगे या डेथ सेंटेंस देंगे। ठीक है। इन बच्चे सिंह केस कंडीशंस 1984 द कोर्ट हेल्ड दैट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द फॉलोइंग। मतलब इसको अब देखिए, अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि हाँ इसने ये चीज़ें करा है या इसने किस विचार से किया है, क्या मोटिव था इनका। ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होना है, वो हमारे पास टोटल 3 क्राइटेरिया है जिससे हम क्या करेंगे कि हम डेथ सेंटेंस की तरफ जा सकते हैं। पहला क्राइटेरिया है ऑफेंस शुड बी ब्रूटल।
ऑफेंस ऐसा हो कि आपको देखा नहीं जाए, आपको मतलब इतना गुस्सा है उन चीज़ों को देखने के बाद, इतना ज़्यादा गुस्सा है, मतलब इतना ज़्यादा वो ब्रूटल हो, इतना ज़्यादा वो गंदी तरीके से मौत दी गई हो। पहला तो ये होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए क्राइम डन विथ हेनियस मोटिव। उसका मोटिव क्या था, उसका मोटिव देखा जाता है उसके नीचे। कभी कभार क्या होता है कि क्राइम क्या होता है, क्राइम अनजाने में हो जाता है, मीन्स अननोन में हो जाता है। क्राइम क्या होता है, कभी कभार अनजाने में हो जाता है, जानबूझ के क्राइम नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है, क्राइम जानबूझ के नहीं होता। जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले मेरठ केस देखा था। मेरठ केस देखा था कि पति को काट करके ड्रम में भर दिया था। ये क्या है उसका, इसमें देखा जाए तो उसका मोटिव क्या है, क्या मोटिव। ये देखिए, पहला क्या है, पहला ये ब्रूटल भी है कि पति को काट करके और ड्रम में डाल दिया। दूसरा क्या, उसका मोटिव देखा जाता है। उसने क्या किया, उसने एक चाकू खरीद के लाया वहाँ से, मार्केट से। कौन सा, बूचर्स नाइफ। बूचर्स नाइफ क्या है कि जिससे हम क्या करते हैं, बूचर्स लोग जिससे क्या करते हैं, जिससे कसाई लोग क्या करते हैं, मांस काटते हैं, वो चाकू लेके आए। इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव ये था कि हाँ वो यही करना चाहती है, ये मर्डर ही करना चाहती है। इसका मोटिव भी गंदा था, ठीक है। तीसरा, कंडीशन ऑफ द विक्टिम। विक्टिम का कंडीशन कैसा है, विक्टिम किस कंडीशन में या किस स्टेट में है। तो ये 3 कंडीशन है आपको डेथ सेंटेंस देने के लिए। डेथ सेंटेंस ये 3 कंडीशनें देने के लिए, ठीक है। उसके बाद है इन मुकुल रोहतागी केस 2021 द कोर्ट हेल्ड दैट द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन शुड बी नेसेसरी टू इंश्योर जस्टिस। मीन्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन क्या होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन क्या होना चाहिए, जस्टिस को इंश्योर करने के लिए नेसेसरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। इन इंडिया डेथ पनिशमेंट इज गिवन बाय हैंगिंग एंड नॉट बाय लीथल इंजेक्शन और शूटिंग डेथ। भारत में क्या है, डेथ पनिशमेंट अगर दिया भी जाएगा तो उसको हैंगिंग के थ्रू दिया जाएगा, फांसी के फंदे के थ्रू दिया जाएगा, ना कि उसको गोली मार के और ना ही उसको लीथल इंजेक्शन, मरने वाला इंजेक्शन दे करके, ठीक है। करंटली कनाडा ऑस्ट्रेलिया हैड रिमूव्ड इट एंड चाइना इंडिया पाकिस्तान यूजिंग इट। करंटली कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया, इसको हटा दिया है और चाइना इंडिया पाकिस्तान यूज कर रहा है। देखिए, ये आपका एक स्लोगन है, ये आपका एक क्या है, ये आपका एक स्लोगन है। क्या इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट द डिग्री ऑफ पनिशमेंट रेदर द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट दैट मैटर्स। देखिए, आप कितने डिग्री टॉर्चर दे रहे हो ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि उसको सज़ा मिलना चाहिए, ये सर्टेन होना चाहिए, ये निश्चित होना चाहिए कि हाँ उसको सज़ा मिलेगा, तो ये मैटर्स करता है। कहने का मतलब है कि जो भी लोग क्राइम करता है उसको पता है, ये क्राइम करने से पहले उसको ये बात पता है कि हमारा मामला कोर्ट में जाएगा, फिर हम कोर्ट से हाई उसके अपर लेवल के कोर्ट में अप्लाई करेंगे, फिर उससे अपर लेवल के कोर्ट में अप्लाई करेंगे, जस्टिस आते आते 20 से 25 साल लग जाने हैं। तो कहने का मतलब है कि आप डेथ सेंटेंस उसको दो, उसको मौत की सज़ा सुनाओ, लेकिन वो मौत की सज़ा सुनाते सुनाते 25 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाता है, 18 साल लग जाता है, 15 साल लग जाता है, 10 साल लग जाता है, 5 साल लग जाता है। तो कहने का मतलब है कि सर्टेनिटी होनी चाहिए, एक निश्चित होनी चाहिए कि हाँ निश्चित में इसको ये सज़ा मिलेगी, तो वही ज़्यादा मैटर्स करता है। वो क्या करता है, सर्टेनिटी मैटर्स करता है, ना कि आपका डिग्री ऑफ पनिशमेंट। सर्टेनिटी मैटर करता है कि हाँ निश्चित आपको सज़ा मिलेगी, ना कि डिग्री ऑफ पनिशमेंट। आप डिग्री ऑफ पनिशमेंट कितना भी हाई रख दो, आप मैक्सिमम डिग्री ऑफ पनिशमेंट दो, लेकिन वो भी ये बात जानता है कि हमें क्या मिलेगा, हमें सज़ा मिलते 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 बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। देखिए, एक टाइम पे ऐसा होना शुरू हो गया था, जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी, एक टाइम पे ऐसा होना शुरू हो गया था कि मतलब क्लीन इन्वायरमेंट को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। भोपाल गैस ट्रेजिडी हो गया, उसके बाद ओलियम गैस ट्रेजिडी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका ओलियम गैस लीक हो गया, कॉपर लीक हो गया। तो मीन्स ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ों को इसके बाद जब ये सारी चीज़ें होने लगी, रेगुलर होने लगी, लोगों की जान जाने लगी, फिर कोर्ट के दिमाग में आया, कोर्ट के संज्ञान में आया, कोर्ट के नॉलेज में आया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसा नियम बनना चाहिए जहाँ पर क्लीन इन्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
द राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर ए डिग्निफाइड लाइफ थ्रू ए क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। देखिए, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट क्या है? एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 का क्या है? एक्सटेंशन है राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। जब राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, अब देखिए 21 क्या है? आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। क्या है 21? राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। अब जब राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी है तो आप क्या हो रहे हो? आप दूषित इन्वायरमेंट में रह रहे हो। आप क्या हो रहे हो? आप पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हो। तो कोर्ट ने क्या बोला कि ये आर्टिकल 21 का एक्सटेंशन है कि लोगों को क्या मिलना चाहिए? डिग्निफाइड लाइफ मिलना चाहिए, डिग्निफाइड लाइफ मिलना चाहिए और क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। ठीक है। इनफैक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP अंडर आर्टिकल 48A डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, DPSP आर्टिकल 48A में क्या बोलता है? वो स्टेट को डायरेक्ट करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। DPSP क्या बोलता है? DPSP स्टेट को डायरेक्ट करता है आर्टिकल 48A में कि आप क्या करो? आप इम्प्रूव करो इन्वायरमेंट को और फॉरेस्ट को सेफगार्ड करो और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करो। ठीक है। आप क्या करो? आप इम्प्रूव करो इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को सेफगार्ड करो और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करो। ठीक है। ये आपका DPSP बोलता है कि केस लॉ में क्या आता है? रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र RLE के केस 1985। द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द राइट टू ए हेल्दी इन्वायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया? आर्टिकल 21 में क्या इंक्लूड किया? ये इंक्लूड किया द राइट टू ए हेल्दी इन्वायरमेंट। क्या है आपका अधिकार? क्या है आपका? हेल्दी इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार है। इट एम्फसाइज द स्टेट्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस। ये क्या एम्फसाइज करता है? ये स्टेट का ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस। क्या एम्फसाइज्ड है? स्टेट का ड्यूटी है कि आप प्रोटेक्ट करो और इंश्योर करो इकोलॉजिकल बैलेंस को। ठीक है। MC मेहता केस 1986 ओलियम लीक केस गैस। द कोर्ट हेल्ड दैट इट शुड बी लायबिलिटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर कंपनसेशन फॉर पॉल्यूशन। देखिए, अब क्या बात हुआ? कोर्ट ने क्या बोला? ये आपका लायबिलिटी है, स्टेट का लायबिलिटी है कि जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसका कंपनसेशन कौन देगा? उसका कंपनसेशन देगा स्टेट। ठीक है। अब स्टेट कंपनसेशन कहाँ से लाएगा? स्टेट कंपनसेशन लाएगा, मान ले जाए स्टेट में, किसी भी स्टेट में क्या हो रहा है? कोई कंपनी बैठ रहा है, उससे जो पॉल्यूशन होने वाला है या उससे जो पॉल्यूशन होगा उसको लायबिलिटी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी लेगा कंपनी। उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका जिम्मेदारी लेगा कंपनी। मान लिया जाए भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ। भोपाल गैस ट्रेजेडी में अगर अभी की चीज़ें वो होती रहती तो क्या होता कि जो भी लोग मरे हैं उसके जिम्मेदारी कौन होते? उसके जिम्मेदार कौन होते? उसके जिम्मेदार कंपनी मालिक होता। उसके जिम्मेदार कौन होता? उसके जिम्मेदार कंपनी मालिक होता। ठीक है। इसलिए वहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस्ड हो गया? इंट्रोड्यूस द पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। मीन्स जो भी पॉल्यूट कर रहा है वही पे करेगा। जो पॉल्यूट कर रहा है, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है, तो वही क्या करेगा? वही पे करेगा, वही उसको पे करेगा। ठीक है। ये है आपका पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल्स। MC मेहता केस, ये तो 86 की बात होगी, ये 1988 की बात करते हैं। द कोर्ट रूल्ड दैट द स्टेट हैज़ द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड इंश्योर इट्स सस्टेनेबिलिटी। कोर्ट ने क्या बोला स्टेट को कि आपके पास ये ड्यूटी है कि आप क्या करो? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो और उसके सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करो। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, ये किसका ड्यूटी है? DPSP 48A आर्टिकल 48A में क्या बोलता है? आर्टिकल 48A में क्या बोलता है? स्टेट को क्या डायरेक्ट करता है कि आप क्या करो? आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। ये ड्यूटी किसका है? ये ड्यूटी स्टेट का है। अब है वैल्यूर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम केस 1996। इसमें क्या हुआ? द कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नमेंट शुड इंश्योर ए क्लीन इन्वायरमेंट थ्रू इफेक्टिव लॉस। गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए? द कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नमेंट शुड इंश्योर ए क्लीन इन्वायरमेंट थ्रू इफेक्टिव लाइफ। इफेक्टिव लाइफ के साथ गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए? क्लीन इन्वायरमेंट इंश्योर करना चाहिए। कोर्ट ने क्या बोला कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड इंश्योर ए क्लीन इन्वायरमेंट थ्रू इफेक्टिव लॉज। इफेक्टिव लॉ के थ्रू गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्लीन इन्वायरमेंट रखना है।
रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया गया। टी एन गोवर्धनम तिरुमनपाद केस 1996 डायरेक्टेड द इस्टेब्लिश्ड ऑफ ग्रीन बेंच टू डील विद इन्वायरमेंटल मैटर्स। देखिए, अब जब टी एन गोवर्धनम केस आया 1996 में, उसमें से कोर्ट ने क्या बोला कि एक हमें क्या करना चाहिए, एक हमें ग्रीन बेंच बैठाना चाहिए, एक हमें ग्रीन बेंच बैठाना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, इन्वायरमेंटल मैटर पे बात कर सकें। इन्वायरमेंटल मैटर पे हमें क्या करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। कोर्ट ने क्या बोला कि ये ड्यूटी है गवर्नमेंट का फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। MC मेहता केस 1999, इसमें क्या हुआ, द कोर्ट ऑर्डर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड रन ऑन क्लीन इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी चल रहे हैं उसमें क्या होगा, उसमें उसके कारण क्या हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कारण क्या हो रहा है कि आपका एयर पॉल्यूट हो रहा है। तो उसमें कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी चीज़ों पर रन करें ताकि हमारा क्या हो, हमारा फ्यूल, हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो। और कैसे क्लीन होगा, हम क्या करेंगे, उस फ्यूल को यूज करेंगे जो फ्रेंडली हो, जो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करे, ना कि इंक्रीज करे। ठीक है। कमलनाथ केस में क्या हुआ, कमलनाथ केस, द कोर्ट हेल्ड दैट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड एज पब्लिक रिसोर्सेज। कोर्ट ने क्या बोला, कमलनाथ केस में कोर्ट ने क्या बोला, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर और फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड एज पब्लिक रिसोर्सेज बिकॉज द गवर्नमेंट इज ट्रस्टी ऑफ इट। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर और फॉरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करेगा, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसका ट्रस्टी है। और एयर, वाटर और जो फॉरेस्ट है ये क्या है, ये पब्लिक रिसोर्सेज है, इसलिए इसका प्रोटेक्ट करना किसका काम है, इसको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है। ठीक है। अब आते हैं ग्रीन बेंच में क्या हुआ था। ग्रीन बेंच में हुआ, सुप्रीम कोर्ट इन 1996 क्रिएटेड ए ग्रीन बेंच टू हैंडल द केसेस ऑफ एनवायरमेंटल मैटर्स। सुप्रीम कोर्ट में 96 में क्या किया, एक ग्रीन बेंच को क्रिएट किया जो कि क्या करे, इन्वायरमेंटल मैटर्स पे क्या करे, बात कर सके, इन्वायरमेंटल मैटर्स पे जो भी केस हो उस पर बात कर सके। करंटली इट इज़ द प्रिंसिपल बेंच विच टेक्स केयर ऑफ इन्वायरमेंटल मैटर्स। करंटली अभी के टाइम पे क्या है, ये प्रिंसिपल बेंच है जो कि क्या कर रहा है, टेक केयर कर रहा है इन्वायरमेंटल मैटर्स का। करंटली क्या है, प्रिंसिपल बेंच है ग्रीन बेंच जो कि क्या कर रहा है, इन्वायरमेंटल मैटर्स पे टेक केयर कर रहा है। जैसे 4 धाम केस हो गया, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट केस हो गया, ये सब पे किसने सुना था, ग्रीन बेंच ने सुना था। ये यूजुअली कब बैठता है, यूजुअली बैठता है फ्राइडे को, यूजुअली कब बैठता है, फ्राइडे को। अब आते हैं हम लोग क्या, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक एक्सेप्शंस होता है ड्यू टू विच द एक्ट हैज हैपेंड। जैसे एक्ट ऑफ गॉड, मान लिया जाए कि हमने बिल्डिंग बनाया और वो बिल्डिंग टूट गई, या फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री गिर गया अर्थक्वेक में, फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स थे, वो वर्कर्स मर गए अर्थक्वेक के कारण, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एक्ट ऑफ गॉड। तो इसमें क्या है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या इंश्योर करता है कि आपके पास क्या होगा, एक एक्सेप्शंस होगा ड्यू टू विच एक्ट हैज हैपेंड। मीन्स आपके पास क्या होगा, कुछ एक्सेप्शंस होगा जिसके कारण कि वो एक्ट हुआ, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ये सारी चीज़ों का एक्सेप्शन है आपके पास। लेकिन स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मीन्स नो एक्सेप्शन इज अलाउड। अगर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि आपको कोई भी एक्सेप्शंस अलाउड नहीं है। मीन्स आपके कारण अगर चीज़ें हो रही है, आपके कारण अगर लोग मर रहे हैं, वो जिम्मेदारी किसकी है, वो जिम्मेदारी आपकी है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी, कंपनी मालिक को लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब थोड़ा सा हम लोग आर्टिकल 22 पे आते हैं। थोड़ा सा क्या करना है, आर्टिकल 22 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सर्टेन केसेस। देखिए आर्टिकल 22 ये बोलता है कि ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, ये आपके अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। मान लीजिए आपके घर पे पुलिस आई अरेस्ट करने के लिए, तो उसके अंडर कुछ ऐसे 10 नियम आते हैं। DK बासु करके आता है नियम, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। DK बासु का क्या 10 नियम था जिससे आप अरेस्ट करने के टाइम पे हो सकते, उसको वो मैंडेटरी है, अरेस्ट करने के टाइम पे वो चीज़ें
मैंडेटरी है। ठीक है, तो यही आर्टिकल 22 दिखाता है। क्या आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्या कहता है? ए पर्सन हु इज अरेस्टेड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन। किस कारण से पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो वो रीजन बताना जरूरी है। फॉर देयर अरेस्ट एंड शुड बी गिवन लीगल रिकोर्स। और क्या करना है, पर्सन को एक तो बताना है कि हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आपको, दूसरा आपको लीगल रिकोर्स देना पड़ेगा। मीन्स आपको लीगल के लिए पर्सन को क्या करना पड़ेगा, एडवाइस देना पड़ेगा कि आप क्या करो, आप लीगल एडवाइजर्स को क्या करो, अपॉइंट कर लो, आप लीगल एडवाइजर्स को अपॉइंट कर लो। ये आर्टिकल 22 क्लॉज 1 कहता है। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 क्या कहता है? इट मेक्स कस्टडी थ्रू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ए फंडामेंटल राइट्स। मीन्स देखिए क्या है, अब जैसे ही आपको अरेस्ट किया 24 घंटे के अंदर क्या होगा, अंडर 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर क्या करेगा, पुलिस आपको कहाँ ले जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। इसमें जो भी अरेस्ट का ट्रैवल टाइम है उसको एक्सक्लूड कर देना है, उसको नहीं जानना है। मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट बहुत दूर रहता है, उसको वहाँ तक जाने में 2 दिन लग गए, वो 2 दिन को हटा करके आपको 24 घंटे में क्या करना है, 24 घंटे में क्या करना है हमें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास क्या करना है आपको, वो पेश करेगा पुलिस। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा तो वहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो होता है पुलिस कस्टडी और दूसरा होता है आपका जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में क्या होगा, जैसे ही आपको 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलेंगे, अब जैसे पुलिस ने बोला कि जज साहब हमें इनकी ज़रूरत है, हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, तो आप क्या करो, आप हमें इसका पुलिस कस्टडी दे दो। पुलिस कस्टडी अगर आपको मिल गया, आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे लॉकअप में, मीन्स थाने में जो जेल बना हुआ है उसमें जाओगे। लेकिन जज साहब ने बोला कि नहीं, इसको पुलिस कस्टडी की ज़रूरत नहीं है, इसको जुडिशियल कस्टडी की ज़रूरत है, तो फिर जज साहब ने क्या किया, उसको जेल भेज दिया। मीन्स बड़ा जेल, सेंट्रल जेल हो गया, जैसे बड़ा जिससे कारागार होता है ना, मध्यवर्ती कारावास, मतलब ये सारी, मतलब उसको जेल भेज दिया। तो ये दोनों बातें हैं। ठीक है, दीज राइट्स आर नॉट यूजली अवेलेबल टू एलियन पर्सन। ये राइट्स, ये जुडिशियल कस्टडी वाला राइट्स, ये 24 घंटे वाला राइट्स, ये क्या है, ये अगर एलियन पर्सन मीन्स दूसरे देश के पर्सन जो हमारे देश में है, अगर वो आ रहे हैं तो उसको क्या करना है, उसके लिए ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या तो कोई सिविल मैटर्स अगर हो रहा है तो उसके लिए कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मीन्स उसके लिए ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे आर्टिकल 22 का ही, DK बासु का वो 10 जो नियम था उसको शुरू करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।